हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए बच्चों, तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो एटम्स हैं ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है, किसी भी मैटर की। अब एटम्स, जब कई सारे एटम्स मिल जाते हैं तो कई सारे एटम्स मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, और कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके बनाते हैं किसी भी मैटर को। अब हम जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर होता है एनीथिंग that occupies space and have mass, यानी कि जो जगह घेरते हैं और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे मैटर कहा जाता है। जैसे इस पेन की बात करते हैं तो ये पेन भी क्या है, एक मैटर है। बिल्कुल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ये इतनी जगह घेर रहा है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ये पेन क्या कर रहा है, इतना स्पेस घेर रहा है ना, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। दूसरी चीज, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी है, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, मैटर कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो मैटर है ये बना हुआ किससे है, मॉलिक्यूल से। और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बने हुए हैं एटम से, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिन्हें एटम कहा जाता है। तो अगर हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो सबसे छोटा पार्ट जिसको आगे हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसे एटम कहा जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि अगर हम बात करें कि एक ईंट क्या है, एटम है। ईंट से मिलकर के दीवार बनी है जो कि मॉलिक्यूल्स है, और दीवारों से मिलकर के एक घर बना हुआ है जो कि एक मैटर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिजेंबल कर सकते हैं। समझने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब फिर बाद में हमें पता चला बच्चों, ये जो एटम है पहले बताया गया कि ये इनडिविजिबल है, और ये हमने किस में पढ़ा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में। जहां पर हमें ये बताया गया कि ये जो एटम्स होते हैं ये इनडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। यानी कि इनडिविजिबल का मतलब है कि ना तो इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है ना ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, ये जो भी एजम्पशंस इन्होंने किए कि मैटर जो एटम है ये इनडिविजिबल है, ये सारे फॉल्स थे, गलत थे। फिर हमें पता चला कि ये इनडिविजिबल नहीं बल्कि कैसा है, डिविजिबल है। और इसको आगे डिवाइड गया इसके मेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो कि है इलेक्ट्रॉन पहला, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन तीसरा। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कौन साइंटिस्ट ने की, किन साइंटिस्ट ने की, ये तो बात हो गई थी चैप्टर में। फिर हमने पढ़ा बच्चों की ये जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये कैसे है एटम में। हमें क्या पता, हमें क्या पता कि एटम गोल दिखता है, पहले से थोड़ी ना पता था कि एटम गोल है या एटम ऐसा है। ठीक है, जो हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, या हमें थोड़ी ना पता था पहले ऐसा है। ठीक है, तो ये पता कैसे चला, जिसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ी थी बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कई चीजें एक्सप्लेन ना होने के कारण फिर हमारे पास आया जे जे थॉमसन का स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल। एटॉमिक मॉडल। फिर जे जे थॉमसन भी इस मॉडल को क्या नहीं कर पाए आगे ये भी फेल हो गया है ना, इसको कई सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आया हमारे पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल।
फिर ये भी फेल हो गया। अच्छा, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था वो हमने देखा, ठीक है। चल, फिर ये भी कई चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमारे पास आया नील बोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब ये जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल था, यहाँ से हमें काफी चीजें समझ में आए। हालांकि बाद में हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, इसके बाद तो क्वांटम का जो है क्वांटम एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। वो कैसा था वो हम तो खैर हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास अभी नील बोर एटॉमिक मॉडल तक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमने बात की कि वैलेंसी क्या है, ठीक है। दूसरी चीज जो एटम है उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने बात की थी कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है और कैसा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी हमने, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके जो शेल्स है या एनर्जी लेवल्स भी इन्हें कहा जाता है। फिर हमने वैलेंसी की बात की थी कि वैलेंसी क्या है। साथ में बात की थी बच्चों एटॉमिक नंबर और मास नंबर की, कि एटॉमिक नंबर क्या है एंड मास नंबर क्या है। साथ ही हम पढ़ रहे थे कि किसी में भी अगर हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया या कुछ भी दे दिया जाए तो उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम फाइंड करेंगे, ये भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब एक टॉपिक हमारा रह जाता है वो है आइसोबार्ट्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्ट्स को हमें कंप्लीट करना है, फिर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये जो भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कुछ टॉपिक छूट भी गए हैं, खैर उनको अभी कवर करते हैं। तो लगभग ये सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पर चैप्टर में अभी तक पढ़ लिए हैं, बाकी कुछ टॉपिक और हमें आगे पढ़ने हैं। चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उन्हें एक बार हम देख लेंगे, क्लियर, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हमने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि चार्ज पार्टिकल्स क्या है, ठीक है। फिर यहीं से हमें पता चला कि एटम्स क्या है, डिविजिबल है, उन्हें आगे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक। फिर हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मास के बारे में पढ़ा, जहां पर हमें पता चला कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है इनका मास लगभग बराबर है। और अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और उसको नेग्लेक्ट किया जाता है ज्यादातर या हमेशा, ठीक। फिर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात की। दोनों का चार्ज सेम ही होता है, लेकिन सिर्फ जो इन पर जो साइन है वो अपोजिट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है -1 और प्रोटॉन का चार्ज होता है +1। और कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर बीच में होता है एक डेंस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ही इलेक्ट्रॉन का पूरा सॉरी बीच में होता है एक डेंस न्यूक्लियस, और इस डेंस न्यूक्लियस पर ही जो एटम है उसका पूरा मास रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एटम के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पर समझ में आया था। चलिए, फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को, एटम को लेकर के जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो काफी, उसके जो काफी पॉइंट्स है वो हमें देखने को मिले कि जो पॉइंट्स है ये सही नहीं है, जैसे कि इनडिविजिबल वाला पॉइंट, इंडिस्ट्रक्टिव वाला पॉइंट, तो इस वजह से ये फेल हो गई थी। और जो जे थॉमसन है उन्होंने प्रपोज किया था फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ठीक है, सॉरी एटम, जिसे उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया था। अब जो थॉमसन का जो मॉडल था वो कैसा था बच्चों, थॉमसन का मॉडल था, उन्होंने उसे रिजेंबल किया था एक वाटरमेलन की तरह या एक क्रिसमस पुडिंग की तरह, जहां पर उन्होंने कहा कि एक बड़ा स्फेयर जो है
वो है पॉजिटिव चार्ज, और उस पर छोटे छोटे जो एम्बेडेड है, जैसे अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो ये जो रेड पार्ट है पूरा, वो पूरा फिल है पॉजिटिव चार्ज से, और उस पर ये जो वाटरमेलन की सीड्स एम्बेडेड हैं, ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और उनका कहना था कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसे हैं, मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, इस वजह से ये कैसे हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्लियर। लेकिन ये मॉडल फेल इसलिए हुआ क्योंकि ये कई सारे साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से इस मॉडल को क्या होना पड़ा, फेल होना पड़ा या फेल हो गया। क्योंकि हम जानते हैं अभी जो हम करंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल देखते हैं, जो अभी मॉडल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखते हैं, वो कुछ ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज और इतना कम जो है नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ इस तरीके से इन्होंने बताया था कि पूरा पॉजिटिव स्फीयर है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही फॉल्स था, इसीलिए ये फेल भी हुआ। फिर आए रदरफोर्ड, जिन्होंने दिया अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, वहां पर ली हमने हीलियम आयन। तो यहाँ पर स्कैटरिंग की गई एक थिन गोल्ड फॉइल पर, थिन गोल्ड, अब पीछे लगा दी गई एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन से ऐसा होता है बच्चों, अब देखो ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हम देख तो नहीं सकते, है ना, नहीं देख सकते, और इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ जाएंगे तो कैसे हम इनको डिटेक्ट कर पाएंगे, डिटेक्शन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पीछे जो है ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या काम करती है कि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं अगर पीछे तक पहुंच पाते हैं तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे हमें उनकी जो स्ट्राइक जब वो होते हैं स्क्रीन पर तो वो हमें दिखता है। तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाने का यही मतलब था यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बीच में लगा दी गई एक बहुत ही ज्यादा थिन गोल्ड की शीट, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्कैटर हुए आए इस थिन शीट पर। अब इस थिन शीट पर अब पीछे हमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, पार्टिकल्स कहाँ गए, सीधा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर गए। ठीक है, तो फिर बाद में जब हमने देखा तो हमने ऑब्जर्व क्या क्या किया, क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे, हमने ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो तो सीधा आ गए हैं और कुछ पार्टिकल्स जो है वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो रिबाउंड हुआ है, जो वापस आया है, बाउंस बैक हुआ है या रिबाउंड हुआ है, कुछ इस तरीके से। देखो कुछ ज्यादातर पार्टिकल तो सीधा गए स्ट्रेट लाइन में, कुछ पार्टिकल से जो क्या हुए, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इस तरीके से, जैसे ये वाला है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट है, ये वाला है कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट है। लेकिन 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, एवरी 12,000 में कोई एक पार्टिकल ऐसा हो रहा था जो बाउंस बैक कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जब इन पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की जा रही है, चलो तो इन पार्टिकल्स की जब स्कैटरिंग की जा रही है तो क्या समझ में आ रहा है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वो बीच से पूरा खाली होगा, जिस वजह से बाकी जो पार्टिकल्स है वो सीधा सीधा ट्रैवल कर रहे हैं। जब कोई स्पेस खाली होगा तभी तो जो पार्टिकल्स है वो ट्रैवल करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर फेंसिंग कर दें, है ना, जैसे की रहती है, जैसे कोई हमारे फील्ड होते हैं या घर होते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी जगह होती है जहां पर हम चाहते हैं कि कोई गतिविधि ना हो, तो उसे किनारे से इस तरीके से कांटों की तार से या किसी भी लकड़ी से या कांटों की तार से ऐसे फेंसिंग की जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर की गई है फेंसिंग, अब हमें यहाँ पर डालने हैं पत्थर, तो हम पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादातर चांसेस क्या है, अगर ये फेंसिंग में क्या स्पेस ज्यादा है तो ज्यादातर चांस क्या है कि पत्थर जो है सीधा स्पेस से जो है दूसरी तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, पत्थर क्या होंगे, स्पेस से सीधा दूसरी तरफ गिर जाएंगे। क्लियर है। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे होंगे बच्चे जो इस तार में टकराएंगे और सीधे ना गिर के थोड़ा टेढ़े मेढ़े गिरेंगे, माना यहाँ से टकराया तो थोड़ा इधर को गिर गया, यहाँ से टकराया तो इधर को गिर गया, यहाँ से टकराया तो इधर को गिर गया, है ना, टकरा करके उन्होंने क्या किया, थोड़ा एंगल से डेविएट हो गए, सीधे नहीं गए। जैसे हम यहाँ से पत्थर फेंकते हैं किसी दीवार की तरफ, ठीक है, तो दीवार में क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े खिड़कियां हैं, तो पत्थर के ज्यादातर चांसेस क्या है कि खिड़कियों से पत्थर सीधा दूसरी तरफ गिर रहा है। लेकिन कुछ चांस ऐसे हैं कि खिड़की से टकरा करके पत्थर जो है कुछ एंगल से डेविएट हो गया या डिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक, तो वैसे यहाँ पर कुछ पत्थर क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो सीधा तार से टकरा करके वापस गिर जाएंगे, ठीक है, जहां से पत्थर फेंका जा रहा है उधर की ही तरफ गिर जाएंगे। तो ऐसे ही एटम में भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एटम ऐसा होगा कि उसका ज्यादातर पार्ट क्या होगा, खाली होगा, ठीक है, और बीच में ऐसा कुछ होगा जहां से एंगल थोड़ा, जहां से कोई पार्टिकल, देखो कैसा होगा एटम, जैसे हमने ये फेंस को समझा ना, वैसे ही तो जो एटम है वो कुछ ऐसा होगा और इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो खाली होगा, तभी तो सारी रेज सीधा सीधा गई, और कुछ रेज जो है वो क्या हुई, कुछ एंगल से डेविएट हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीच में कुछ तो ऐसा है जिसके किनारे से वो रेज लग रही है तो फिर डेविएट हो रही है या डिफ्लेक्ट हो रही है, डिफ्लेक्ट बोलते हैं इसे, डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन बीच में ही वो है क्योंकि जब उस पर कुछ पार्टिकल जा रहे हैं जो वापस भी आ रहा है ना, यहाँ से जा रहा है तो वापस आ रहा है, ठीक है, रिबाउंड हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, ठीक। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा पक्का एटम का, उन्होंने ये समझा, ठीक है, इस गोल्ड फॉइल वाले एक्सपेरिमेंट को, या अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट समझ लो। तो यही हमारे जो ऑब्जर्वेशन थी, यही हमारी मेजर ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ कुछ जो है वो सीधा जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं। वो किस वजह से है, तो कंक्लूजन क्या निकला, लास्ट में क्या कंक्लूजन था कि मैटर जो एटम है उसका ज्यादातर स्पेस क्या होगा, ज्यादातर जो पार्ट है वो कैसा होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देयर इंडिकेट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब देखो ज्यादातर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल्स है जो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है उसका जो ज्यादातर पार्ट है वो खाली है और बहुत कम पार्ट ऐसा है जिसमें पॉजिटिव स्पेयर को घेरा हुआ है, बहुत कम जगह पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा सा इसका एक पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं, बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ रहे हैं, यानी कि ये जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये बहुत कम स्पेस इसने घेरा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रदरफोर्ड ने बताया बताया बीच में जो ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, ठीक है। देखो अगर ये न्यूक्लियस छोटा ना होता, न्यूक्लियस इतना बड़ा अगर होता, मान लेते हैं ये अगर न्यूक्लियस होता, तो जब इसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जाती तो ज्यादातर पार्टिकल्स बाउंस बैक आते, ठीक है, ज्यादा पार्टिकल बाउंस बैक आते और ज्यादा पार्टिकल्स एंगल्स क्या करते, डिफ्लेक्ट करते, और बहुत कम पार्टिकल होते जो स्ट्रेट लाइन में जाते, तब ऐसा होता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, ये सारे पॉइंट्स तो हुए ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स इसीलिए नहीं हुए क्योंकि ये जो एटम है इसमें है बहुत छोटा सा न्यूक्लियस, जिस वजह से ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल ऐसे हैं जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत कम, और उनमें से भी बहुत ज्यादा कम, लगभग 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा है जो वापस को आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में जो न्यूक्लियस है या पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव स्पेयर है वो बहुत छोटी, उसने बहुत कम जगह घेरी हुई है। ज्यादा जगह घेरता अगर, तो उसका अभी हमने बताया कि ज्यादा जगह अगर वो घेरता तो ऑब्जर्वेशन ये नहीं होती, ऑब्जर्वेशन इसके जस्ट अपोजिट होती। क्लियर इतना, चलो, तो यही था रदरफोर्ड का मॉडल एटम का, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से उन्होंने बताया कुछ। अब कुछ और पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए जो कि जिनको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने कहा कि एटम का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मास ऑफ एन एटम, जहां पर ये सारा जो एटम है इसका मास रहता है, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बीच में, ये जो न्यूक्लियस है, इस पर ही एटम का पूरा मास रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, इस वजह से। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, घूमती रहती हैं। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है अगर हम एटम से कंपेयर करते हैं तो,
ठीक है, यानी कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा, हम ये इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसको तो हमने पहले भी पढ़ लिया है। पढ़ना जरूरी इसीलिए क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से समझ रहे हैं, यानी कि हम इसके ज्यादा चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन से क्या होगा, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्जाम के लिए भी हमें सिर्फ एक दो बार ही इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से याद होने के लिए रिविजन किया जाता है। चलो, तो यहाँ पर ये समझ में तो आ गया कि बहुत कम पार्ट है, जो न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा है और यहीं पर पूरे एटम का मास रहता है और ये इतना छोटा है एटम के कंपैरिजन में। लगभग मान लो कि कोई छोटी सी बॉल है, उस बॉल को एक फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया है और वो जो फुटबॉल ग्राउंड है वो 5 किलोमीटर रेडियस का है। तो मान लो 5 किलोमीटर रेडियस का कोई फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और उसके बीचों बीच एक छोटी सी क्रिकेट बॉल रख दी जाए। तो क्रिकेट बॉल इतनी छोटी होगी, फुटबॉल के ग्राउंड में पहले तो दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन फिर भी उसको देखने की कोशिश करेंगे तो दिखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो फुटबॉल, ये छोटी सी क्रिकेट बॉल हमने इस बड़े से 5 किलोमीटर रेडियस वाले फील्ड पर रखी है, वो कितनी छोटी है, कुछ इतनी ही छोटा न्यूक्लियस होता है एटम से। इतना क्लियर है, न्यूक्लियस जो है वो एटम से इतना ही छोटा होता है। अच्छा, रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकल गए जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हो गया। अब ड्रॉबैक्स क्या थे, पहला था कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, दूसरा था कि एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, उनका कहना था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये घूमते रहेंगे तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए इस बात को कि जब ये एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा, कब तक तो घूमेंगे ये, एक समय तो ऐसा आएगा ही ना जब इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी में ये लो हो जाएंगे। तो जब एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी लो हो जाएगी, तब तो ये क्या यहीं पर थोड़ी ना अटके रहेंगे, तब ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस पर गिर जाएंगे। न्यूक्लियस पर अगर एटम गिर जाएंगे तो जो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे तो जो हमारा एटम है वो हाईली बन जाएगा अनस्टेबल, और हम जानते हैं एटम तो स्टेबल होता है ना। तो इस वजह से ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ये इसका फेलियर का कारण था। फिर आया बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स में घूमते हैं। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक ही जगह पे सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, अगर किसी पास एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट में घूमेंगे, नहीं, उन्होंने कहा क्या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, ये अलग अलग सारे ऑर्बिट्स हैं। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेंगे लेकिन वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उन्होंने करेक्ट किया रदरफोर्ड के मॉडल को, वहां पर जो स्टेटमेंट्स थे उन्हें उन्होंने यहाँ पर करेक्ट किया है, ठीक, अपने पोस्टुलेट्स में। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो कुछ इस तरीके का मॉडल था। चलो, तो कुछ इस तरीके का उन्होंने मॉडल बताया। अब ये अलग अलग जो ये ऑर्बिट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग अलग है। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ऑर्बिट में कितने भी मर्जी उतने इलेक्ट्रॉन हम भर लें, नहीं, ये जो ऑर्बिट्स है इन्हें एनर्जी शेल्स भी कहा जाता है। अब देखो, ये कुछ फॉर्मूला है KLMN शेल का, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, जो कि हमने देख लिया था। फिर बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी भी हमने पढ़ ली थी कि वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एटम या एलिमेंट शेयर करता है, लूज करता है या फिर डोनेट करता है अपना अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने से वो स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि साफ सीधी बात, ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, शेयर करना या फिर लूज करना, वही वैलेंसी कहलाई जाती है। क्लियर इतना? चलो, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, उनकी अलग अलग वैलेंसी होती है जो कि हमने देख ली थी। चलिए, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बात थी वैलेंसी की। अच्छा, फिर लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बात की थी। तो देखो, एटॉमिक कुछ क्वेश्चंस अब हमें करने हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस हमने कर लिए थे बच्चों। देखो, कोई एलिमेंट है X,
जिसके पास है 15 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन। देखो 15 तो इलेक्ट्रॉन है और 16 है न्यूट्रॉन। ठीक, अब हमें बताया नहीं गया कि इस पे चार्ज है, तो हम मान लेते हैं ये न्यूट्रल स्पीशी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक्स एलिमेंट है, इसमें है 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 15 होंगे, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा? 15 होगा। बात कर लेते हैं इसके मास नंबर की। तो मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 15 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 31। अगर हम इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं तो ये आता है बच्चों 15 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स जो कि है इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर, और 31 जो कि है इसका मास नंबर। तो ये है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन है, 3 दे दिए गए हैं पार्ट एक्स वाई जेड, इनमें वैलेंसी, मास नंबर, एटॉमिक नंबर हमें निकालना है। चलो तो इसका निकालते हैं। ये जो मिडिल वाला है, बाकी ये वाला इजी है, ये आप कर लेना। तो यहाँ पर है 8 प्रोटॉन, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। बात आती है मास नंबर की, यानी कि 8, तो 10 प्लस 8 कितने हो गए? एटॉमिक नंबर है 18। वैलेंसी की बात आती है तो जो इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? की वैलेंसी कितनी होगी? अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अलग अलग शेल्स में बांटते हैं, के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, तो आप देखो जो इसका आउटर शेल है उसमें 1 2 3 4 5 6, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 6 कर लेंगे, कितना आ गया? 2 की वैलेंसी आ गई। तो ऐसे आप बाकियों की वैलेंसी निकाल सकते हो, इजी है ना। एटॉमिक नंबर तो यही हो गया, मास नंबर इन दोनों को ऐड कर लेना। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 से माइनस कर लेंगे। सेम यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक है, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो ये क्या करेगा? तीनों को डोनेट कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम एटम, जिसका एटॉमिक मास यानी कि ए है 4, इसके पास प्रोटॉन है 2, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स निकालना, फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल्स टू एन प्लस पी। एन निकालना है, एन इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, एन इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, एन इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, फॉर्मूला हमें पता है। अगला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज रिप्रेजेंट। चलो एलिमेंट दे रखा है 15 और ये है 31, तो फॉस्फोरस होता है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर Z हमें पता है 15 दिया हुआ है एटॉमिक नंबर। इसके अलावा मास नंबर यानी कि A निकालना है, A हमें दिया हुआ है 31 दिया हुआ है। निकालना क्या? ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। देखो ऐसे कोई एक्स एलिमेंट है तो यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, ये हो गया एटॉमिक नंबर, मास नंबर। और निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? देखो प्रोटॉन्स भी कितने इसमें 15, तो A इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू A माइनस पी। दैट इज A क्या है यहाँ पर? A है 31 माइनस P है 15, तो आंसर आता है 16। ठीक है, चलो आइसोटोप्स हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था बच्चों, जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अब ये मास नंबर बढ़ कैसे रहा है? देखो बच्चों, अब जैसे यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर क्या है? मास नंबर 31 है, तो क्या इस मास नंबर को बढ़ाया जा सकता है? देखो मास नंबर को क्या हम प्रोटॉन्स बढ़ा करके मास नंबर बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, लेकिन तब तो क्या बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर सेम रहे और मास नंबर बढ़ जाए, ऐसा कब होगा? जब हम न्यूट्रॉन्स को बढ़ा लें। न्यूट्रॉन्स को हम अगर बढ़ा दें, न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाए, तो तब हम उन्हें आइसोटोप्स करेंगे। ठीक है, यानी कि जहां पर एटॉमिक नंबर तो सेम हो, जैसे कि एग्जांपल में देखो, ये वाला एग्जांपल है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन यहाँ पर देखो मास नंबर 12 है, यहाँ पर मास नंबर कितना है? 14, तो उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आइसोटोप्स की बात हमने कर ली थी। अब हमें देखना है मेनी एलिमेंट कंसिस्ट मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। अब बहुत सारे एलिमेंट्स में आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। ईच आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस,
और हर एक आइसोटोप्स क्या है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो आइसोटोप्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर होती है, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट है। The mass of an atom of a natural element is taken as average mass of all the naturally occurring atom of that element. तो जो हम मास यहाँ पर लेते हैं किसी भी एटम का, वो मास कैसे लेते हैं, जैसे हम क्लोरीन के मास की बात करें तो एटॉमिक नंबर तो जो भी हम लेते हैं एटॉमिक नंबर तो 17 लेते हैं, लेकिन मास कितना लेते हैं, मास लेते हैं हम 35.5। लेकिन 35.5 मास की अगर बात करें तो इस क्लोरीन का 35 है, इस क्लोरीन का 37 है, तो कौन सा वाला क्लोरीन ले, 35 वाला या 37 वाला, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही कार्बन 12 है, कार्बन 14 है, कौन से वाले कार्बन का मास ले, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए हम मास क्या लेते हैं, उनका एवरेज मास हम यूज करते हैं। तो जो हमारा मास है ना, जो भी एटम का जो भी मास है वो कौन सा मास है, वो उसका एवरेज मास है। अगर उसके कोई आइसोटोप्स है तो उनका एवरेज करके निकाला गया है वो मास है, ठीक है। तो एवरेज कैसे करना है, तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का निकाला हुआ है, पहला बस हमें पता होना चाहिए कि कितने परसेंट पाए जाते हैं, इनकी अबंडेंस का पता होना चाहिए। जैसे ये वाला 75% पाया जाता है और जो क्लोरीन 37 है ये 25% पाया जाता है। तो हमें सिंपल इसका एटॉमिक नंबर लिखना है, कितने परसेंटेज ये पाया जाता है अपॉन 100 कर देना है, ऐड कर देना है दूसरे वाले क्लोरीन का एटॉमिक मास कितने परसेंट पाया जाता है अपॉन 100, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.5 यू, ठीक, क्लियर। चलिए, इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स इट्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। If the element has isotopic mass, its average mass is calculated based on the percentage of each isotope. ठीक है, तो अगर किसी एलिमेंट का आइसोटोप्स नहीं है तो उसका जो मास है वो तो हमें पता है हम कैसे लेते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हम मास ले लेते हैं, मास कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। लेकिन अगर किसी का आइसोटोप ही नहीं है, आइसोटोप है ठीक है, नहीं है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लो। अगर आइसोटोप्स है तब कैसे लेंगे, उनका एवरेज मास कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट कैसे करना है हमने देख लिया, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो यूरेनियम का आइसोटोप जिसको फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम कोबाल्ट 16 और आयोडीन का उपयोग, तो आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका उपयोग गॉइटर जैसी बीमारियों के ठीक करने के लिए उनके ट्रीटमेंट में किया जाता है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।